Bismillahirrahmanirrahim. Equivalent circuit of the synchronous generator. इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द सिंक्रोनस जनरेटर में क्या चीज आएगी इसको जरा हमने देखना है। कौन सी चीज होगी इसको हम इग्नोर करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, हमारे पास जो सिंक्रोनस जनरेटर है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिंक्रोनस रिएक्टेंस है। सिंक्रोनस रिएक्टेंस, बल्कि इसको ये कहेंगे, अगर हम कहेंगे स्टेटर रिएक्टेंस तो ये ज्यादा बेहतर होगा। स्टेटर रिएक्टेंस, तो स्टेटर की जो रिएक्टेंस है एक्स एस, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ लीकेज रिएक्टेंस ऑफ द आर्मेचर, आर्मेचर की लीकेज रिएक्टेंस प्लस आर्मेचर रिएक्शन की रिएक्टेंस। ये आर्मेचर रिएक्शन क्या चीज है ये हम आपको अलग टॉपिक में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसको ऐसे ही लेके चलते हैं। आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस, ठीक है, प्लस लीकेज रिएक्टेंस ऑफ द आर्मेचर। जिस तरह आर्मेचर रिएक्टेंस हो गई रिएक्शन की रिएक्टेंस, लीकेज की रिएक्टेंस, ये टोटल सम जब होती हैं तो इसका बनाता है जी एक्स एस। एक्स एस इज दी हमने कहा था अभी के इट इज द सिंक्रोनस रिएक्टेंस भी कह सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि हम इसको स्टेटर रिएक्टेंस कहें। ठीक है, और आर्मेचर की रेजिस्टेंस भी होगी जिसे हम कहेंगे आर ए। ठीक हो गया, आर ए इज द रेजिस्टेंस ऑफ द आर्मेचर। ठीक हो गया, और दे आर कनेक्टेड अक्रॉस द लोड। द इम्पीडेंस, द लोड इम्पीडेंस इज ZL। ZL is the impedance of the load. ठीक है, the voltage drop across the terminal voltage across the load side. V is the terminal voltage across the load side. ठीक है, and E is the EMF induced in the stator. ठीक है जी, ये सारे स्टेटर के साथ ताल्लुक है, XAR का भी, XLA भी और RA भी। एंड ई नॉट, ये ई नॉट क्या चीज है? ये ई नॉट हम कहते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द स्टेटर, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द स्टेटर। ठीक है जी, अब अगर इन दोनों को सम कर लें तो क्या होगा? एक्सेस। ठीक हो गया, आर ए रेजिस्टेंस, बाकी सर्किट सेम, और आई ए इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अब ये रेजिस्टेंस भी है, रिएक्टेंस भी है, तो इंपीडेंस, सिंक्रोनस इंपीडेंस या स्टेटर इंपीडेंस हम कहें ZS इज इक्वल टू आर ए प्लस जे एक्सेस। ठीक है जी, और एक्सेस किसके बराबर है? XAL प्लस XAR। एंड व्हाट इज ई नॉट? ई नॉट इज इक्वल टू V ड्रॉप प्लस IA इंटू RA। ठीक है जी, सॉरी, IA इंटू एक्सेस। ठीक हो गया जी, IA इंटू एक्सेस। सो वाई RA इज इग्नोर्ड? ठीक है जी, IA ZS। हम KVL लगाएं, अगर KVL ई नॉट इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज V जो आउटपुट में आ रही है, प्लस जो ड्रॉप्स हो रहे हैं। ड्रॉप्स कौन से हो रहे हैं? IA। ठीक है जी, या IA यहां पे ले लें, और ये पूरा का पूरा IA, और ये सारा का सारा ड्रॉप ZS। तो क्या हो जाएगा? IA ZS। सो ई नॉट इज इक्वल टू V प्लस IA ZS RA प्लस J XS। ठीक है जी, अब यहां पे एक बात कहनी है जो बुक वाली ने भी किया है कि द रेजिस्टेंस ऑफ द आर्मेचर इज स्मॉल एज कंपेयर टू द वैल्यूज ऑफ एक्सेस, सो RA कैन बी इग्नोर्ड। अगर ये बात हम करें तो यहां पे इक्वेशन क्या बनेगी? E इज इक्वल टू V प्लस IA J एक्सेस। RA को हम इग्नोर करेंगे। ठीक हो गया, आगे हम कहेंगे कि जो सिंक्रोनस जनरेटर है उस पे जो लोड होंगे, दे आर ऑफ 3 मेन टाइप्स: यूनिटी पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर और लैगिंग पावर फैक्टर। ठीक हो गया, तो जो रेजिडेंशियल लोड होता है बेसिकली डोमेस्टिक, वो यूनिटी पावर फैक्टर की तरफ ज्यादा होता है, 0.98, 0.99, 0.97, 96, इट इज क्लोज टू 1। ठीक है जी, जो लैगिंग पावर फैक्टर होता है, फॉर एग्जांपल 0.76, 0.6, 0.75, 0.8 या इससे नीचे का, तो लैगिंग पावर फैक्टर। लीडिंग पावर फैक्टर जो है बेसिकली जो लैगिंग पावर फैक्टर है, बिकॉज दे आर प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द इंडक्टिव लोड्स। ठीक है, और जो हमारे पास लीडिंग पावर फैक्टर है, दे आर प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द कैपेसिटिव लोड्स। और कैपेसिटिव लोड में हमारे पास करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करती है। इंडक्टिव लोड में वोल्टेज लीड करती है, करंट लैग करता है। ठीक है,
अब ये जो इक्वेशन पीछे कंसिडर की है, इसको देखते हुए थोड़ा सा हमने रिलेशनशिप बनानी है फेजर डायग्राम से यूनिटी, लैगिंग और लीडिंग की। ये हमारे पास यूनिटी पावर फैक्टर है, ठीक है जी। इस डायग्राम को हम देखें, इट्स लुक्स लाइक अ ट्रायंगल, ठीक है जी। द वोल्टेज एंड द करंट आर इन फेज बिकॉज ऑफ द रेजिस्ट। अब फॉर एग्जाम्पल रेजिडेंशियल रोड में रेजिस्टिव फैक्टर ज्यादा होता है, तो रेजिस्टर की क्या सबसे बड़ी खुसूसियत है कि वोल्टेज करंट क्या होती है, इन फेज। सो वोल्टेज एंड करंट बोथ आर इन फेज, एंगल इज 0 डिग्री दोनों के दरमियान, ठीक हो गया। एंड IAR इज द ड्रॉप, दैट इज अ ड्रॉप इन फेज विद V फेज, और यू कैन से दैट इन फेज विद IA, सेम होगा, ठीक है। Now RA is can be ignored, you can't ignore it, and you can draw a vector like this one as IAXS, और इसको भी कंसिडर करें, फर्क कुछ नहीं पड़ता, इसकी वैल्यू सिर्फ स्मॉल है। सो XSIA ये एक वेक्टर बना लेंगे, ठीक है। अब इसका और ये जो पीछे जो वेक्टर हमने बनाया है, ये जो पूरा जो वेक्टर है, इसका जो रिजल्टेंट है, इसका और इसका, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हुआ, EA, इंड्यूस्ड EMF इन द आर्मेचर, EA। ये EA इज मेकिंग द एंगल अल्फा, और यू कैन से दैट इसका सही एंगल जो है, हम बुक से हम आपको बताएंगे डेल बनेगा एंगल। तो यहाँ पे अल्फा लिखा हुआ है, लेकिन हम कंसिडर करते हैं अब सपोज करते हैं, सो इट्स डेल। So del is the angle between EA and IA here, and del is also the angle here between EA and V phase, एक ही है ना, तो V phase के साथ है। अब इस डायग्राम को देखते हुए हम लोगों ने ये इक्वेशन वही बनाई, EA is equal to V phase आउटपुट प्लस XS IA प्लस IAR है, वही इक्वेशन है। और टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द लोड साइड क्या हुआ, माइनस हो जाएगा, EA माइनस दिस एंड दैट, ठीक है। ये अब इसकी अगर डायग्राम बनानी है दोबारा उसकी इक्विवेलेंट सर्किट की, तो दिस इज EA, दिस इज XS, दिस इज RA, एंड दिस इज टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द लोड साइड्स आउटपुट। सेम इज द केस फॉर लैगिंग पावर फैक्टर, द करंट विल लैग द वोल्टेज बाय अ सर्टेन एंगल, ठीक है जी, बिकॉज इट्स अ लैगिंग पावर फैक्टर, ठीक है जी। दिस इज IARA ड्रॉप, दैट्स डिफरेंट बिकॉज ऑफ द इंडक्टिव लोड, एंड दिस इज IAXS reactance drop, and this is the net resultant, that is EA। इसकी भी इक्वेशन बना लेंगे और इसकी भी जो है वो इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगी सेम, लेकिन उसमें फेजर डायग्राम में डिफरेंस जो आएगा वो एंगल का आएगा, क्या आएगा, एंगल का डिफरेंस आएगा। अब इसमें जो है एक लीडिंग पावर फैक्टर है, वो जरा सा मिसमैच हुआ है, तो वो नोट्स में जरा सा आगे है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले ये आपको ये बताते चलें कि डायग्राम सिंक्रोनस जनरेटर की डायग्राम विद रिस्पेक्ट टू अ स्टार, विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा, ठीक है जी। स्टार कनेक्टेड भी है और डेल्टा कनेक्टेड भी हो सकता है, क्योंकि हम कहते हैं कि जहां वाइंडिंग्स आर मे बी कनेक्टेड इन स्टार, द वाइंडिंग्स मे बी कनेक्टेड इन डेल्टा। तो जब भी वाइंडिंग स्टार में कनेक्टेड हो या डेल्टा में हो, तीन चीजें आएंगी हर फेज में। हर फेज में इंड्यूस्ड EMF आएगी, हर फेज में रिएक्टेंस आएगी, हर फेज में रेजिस्टेंस आएगी, RA JXS EA, इसी तरह EA JXS RA दूसरी फेज, इसी तरह तीसरी फेज EA XS RA, और ये आपस में माइनस के साथ साथ कनेक्टेड है न्यूट्रल के साथ। थ्री फेज एंड 4 वायर सिस्टम, 1 2 3 एंड 4 वायर सिस्टम, ये स्टार की हो गई। अब डेल्टा के अंदर वही रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस और इंड्यूस्ड EMF इस फेज में, और टोटल ये हमारे पास फेज और लाइन बराबर होती है, दिस इज कनेक्टेड इन डेल्टा। अब यहां पे हम इससे पहले जरा सा देख लेते हैं वो जो लीडिंग पावर फैक्टर की हमसे डायग्राम रह गई है, उसको जरा सा देखते हैं कि लीडिंग पावर फैक्टर की डायग्राम, ठीक है। लीडिंग पावर फैक्टर की जो डायग्राम है दैट इज दिस वन, ठीक है जी। इसमें क्या है, करंट लीड करता है वोल्टेज बाय अ सर्टेन एंगल, ठीक है जी। और चूंकि ये लीडिंग इसका बिहेवियर है, अब हम जरा देखें इसको, चूंकि इसका लीडिंग बिहेवियर है, तो IA के जो फेजर है वो और IA ड्रॉप IARA का जो ड्रॉप है, दे आर इन, यू कैन से दैट सिमिलर एंगल। जितना टिल्ट हम IA को होगा, इतना टिल्ट ड्रॉप का भी यहाँ पे नजर आ रहा है। फिर आगे उससे आगे किसका होगा, XS IA, इन दोनों का। फिर आगे सम क्या होगा, EA का, ठीक है जी, EA का। तो टोटल हो जाएगा ये EA क्या हो जाएगा, टोटल इंड्यूस्ड EMF इन द आर्मेचर वाइंडिंग्स, ठीक है जी। और जो हमने लैगिंग पावर फैक्टर डिस्कस किया था उसमें IA नीचे था, इसी तरह वहां पे ड्रॉप P नीचे था,
जब ये ऊपर हुआ तो ड्रॉप का फेजर भी आप देखें ऊपर है, तो इसकी इक्वेशन भी लिख सकते हैं, सेम इक्वेशन होगी, इक्विवेलेंट डायग्राम बना लेंगे, वही आ जाएगा। ठीक है, अब पावर एंड जो टॉर्क इक्वेशंस रिलेशनशिप्स है इसकी सिंक्रोनस जनरेटर की कॉमन इक्वेशंस है सर्किट की। फॉर एग्जांपल आउटपुट पावर इज इक्वल टू √3 VL IL cos ऑफ थीटा, ये लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट्स हैं, लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट्स हैं। एंड जब इसको लाइन को फेज में कन्वर्ट करेंगे तो 3 हो जाएगा, √3 खत्म हो जाएगा, 3 V फेज आइए cos ऑफ थीटा। इस तरह रिएक्टिव पावर है, ये क्या हो जाएगी, रिएक्टिव पावर हो जाएगी। अपरेंट क्या होगी, S इज इक्वल टू P प्लस माइनस JQ। ठीक हो गया। अब इसको फिलहाल छोड़ देते हैं हम, डिवीजन ऑफ रिएक्टिव पावर फॉर अल्टरनेटर्स इन पैरेलल, ये भी हम कराते हैं, लेकिन फिलहाल चूंकि इसको छोड़ देते हैं। और ये हम बुक से आपको कराएंगे इंशाल्लाह। ये कौन सा है जी, दिस इज कॉल्ड एज दी EMF नहीं बल्कि टॉर्क इक्वेशन, पावर एंड टॉर्क इक्वेशन, ये मैं बुक से कराऊंगा। यहाँ पे थोड़ा सा जंबल बना हुआ है, तो ये हम इंशाल्लाह भी बुक से करेंगे। ये टॉर्क इक्वेशन वही रिलेशनशिप शो कर रही है। और इसके अलावा हम देखते हैं ये जो क्वेश्चंस है न्यूमेरिकल्स, इसको फिलहाल छोड़ दें, ये प्रैक्टिस के लिए करना चाहते हैं तो करें, लेकिन फिलहाल जो है हम इसको लीव आउट करते हैं। आगे देखते हैं जो टॉपिक फिलहाल हम कर सकते हैं, नहीं तो बुक से हम उसको स्टार्ट करेंगे, कुछ यहां से भी करेंगे। देखता हूं कि हाँ, इससे आगे हम देखते हैं कि कौन सा जो है इसके आगे आर्मेचर रिएक्शन मैंने कराना है, वो सेपरेट उसको लेक्चर होगा उस पर, क्योंकि वो डिटेल लेक्चर चाहिए उस पर। तो हम जरा सा इसके अलावा बुक डिस्कस कर लेते हैं, चैप्टर नंबर 9 बुक, इसी बुक से डिस्कस करते हैं सिंक्रोनस जनरेटर्स को। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, फिर आगे हम चलते हैं। अल्टरनेटर्स कहते हैं, जनरेटर्स कहते हैं, रेंज इन साइज फ्रॉम फ्रैक्शन ऑफ KVA टू, जो घरों में इस्तेमाल होते हैं, फ्रैक्शन ऑफ KVA टू 1500 MVA जनरेटिंग स्टेशंस और मोर देन दैट एज वेल। ठीक हो गया। हमने पढ़ चुके हैं सिलेंड्रिकल भी होता है, हमने ये भी पढ़ चुके हैं नॉन सिलेंड्रिकल भी, ये सारी चीजें हम तो डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी, ये सारे आप एक लोग पढ़ लेंगे। ठीक है जी, और ये इनफाइनाइट बस कॉन्सेप्ट हम आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहां पर एक बात जो क्वेश्चन में पूछा था एक स्टूडेंट ने, यहाँ पे हम उस बात को डिस्कस करते हैं कि याद रखिएगा इस बात को कि इलेक्ट्रिकल मशीन इज, ये एक मेरा ये एक सेंटेंसेस है, इस सेंटेंसेस को सारी मशीन के टॉपिक के एज वेल एंड फॉर द लाइफ टाइम जो हमारी वो है लर्निंग है, उसको भी सामने रखते हुए ये बात याद रखें कि द मशीन इज अ मशीन। ठीक है जी, मशीन है। इट कैन एक्ट एज अ जनरेटर, इट कैन एक्ट एज अ मोटर, द मोटर कैन एक्ट एज अ जनरेटर एंड जनरेटर कैन एक्ट एज अ मोटर। इस बात को ज़हन नशीन कर ले, चीज एक ही होती है। सो व्हाट्स द डिफरेंस, मोटर के अंदर हमारे पास इनपुट इलेक्ट्रिकल होता है, आउटपुट मैकेनिकल, वो मूव करती है, आउटपुट मैकेनिकल होता है। चाहे वाटर पंपिंग करे, चाहे वेट लिफ्टिंग करे, चाहे क्रेन के थ्रू काम करे, आउटपुट मैकेनिकल होता है। ठीक है। जनरेटर के अंदर क्या होता है, जनरेटर के अंदर इनपुट क्या होता है, मैकेनिकल होता है, इनपुट मैकेनिकल होता है, और आउटपुट जनरेटर क्या देता है, इलेक्ट्रिकल देता है। तो मशीन एक ही है, चाहे जनरेटर का स्ट्रक्चर हो, जनरेटर में पावर को रिवर्स कर देंगे अगर इनपुट्स रिवर्स हो जाएं मशीन के अंदर। फॉर एग्जांपल मोटर की मशीन है, इनपुट रिवर्स कर दें जनरेटर काम करेगी, जनरेटर के अंदर इनपुट रिवर्स कर दें मोटर काम कर देगी। तो बस इस बात को याद रखिएगा कि मशीन कैन बी बिहेव एज अ मोटर, इट कैन बिहेव एज अ जनरेटर, जनरेटर विद अ रिवर्स डायरेक्शन कैन एक्ट एज अ मोटर एंड मोटर विद अ रिवर्स डायरेक्शन कैन एक्ट एज अ जनरेटर। ठीक हो गया। ये डायग्राम इसके लिए समझाने के लिए बनाई हुई है। 3 फेज लाइन है, आपके पास एक मशीन है, मशीन कैन एक्ट एज मोटर एज अ जनरेटर, कपलिंग सिस्टम है। ये डायग्राम आगे मोटर के अंदर भी इस्तेमाल होती है। ये चैप्टर नंबर 9 चूंकि जनरेटर का है, इस वजह से ये मशीन से कंसिडर करें। ठीक है जी, वाटर पंप है, टरबाइन चलता है, कंडेंसर है, स्टीम इनपुट है, मैकेनिकल इनपुट मैकेनिकल। जब ये इनपुट मैकेनिकल होगी तो यहां से आउटपुट इलेक्ट्रिकल आएगा। ठीक हो गया, एक बात। नंबर 2, जब इसको रिवर्स काम करेंगे, इनपुट लेंगे इलेक्ट्रिकल यहां से, ठीक है जी, आउटपुट आएगा मैकेनिकल यहां से, टरबाइन घूमेगा, ये आउटपुट चलेगा, कोई भी काम कर रहा है तो यहां से जो स्टीम निकलेगी वो फिर यहां से जो आउटपुट आएगा इसका मोशन का, वो क्या होगा, मैकेनिकल होगा।
तो इट कैन एक्ट एज अ मोटर, इट कैन एक्ट एज अ जनरेटर। तो हमने अभी ईएमएफ इक्वेशन ऑफ दी ये सॉरी विद रेस्पेक्ट टू मोटर बताई हुई है, हम इसको फिलहाल कंसिडर नहीं करते इस इक्वेशन को, हम आगे चलते हैं। ठीक है जी, ये मोटर की लिहाज से उसने बताया हुआ है, ये मोटर के लिहाज से है। अच्छा, मोटर के लिहाज से हम यहां पे तीन चीजें डिस्कस कर लेते हैं। अ टू पोल रोटर एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग फेजर डायग्राम्स फॉर मोटरिंग, मोटर एक्शन याद रखिएगा, मोटरिंग मोटर एक्शन, जनरेटिंग जनरेटर एक्शन, नो लोड याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, जरा गौर से सुनिएगा। नो लोड, व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स दैट in this condition the motor is neither act as a motor, the machine is neither act as a generator। ना ये जनरेटर एक्ट कर रही होती है इस कंडीशन में, ना मोटर। आप कुछ नहीं कह सकते इस पे, जब तक लोड नहीं पड़ेगा या इसके अंदर इसके आउटपुट से या इसके वर्किंग कंडीशन से हम उस वक्त तक कुछ नहीं कह सकते। नो लोड पे मशीन जो है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे जो स्पीड होती है 100% सिंक्रोनाइजेशन उस पे काम करती है, लेकिन हम इस बिहेवियर के साथ मशीन का कोई फिजिकल फीचर के लिहाज से नाम नहीं दे सकते। ठीक है जी, फ्लोटिंग कह सकते हैं, इट्स फ्लोटिंग। नो लोड पे फ्लोटिंग है, इट्स मोटर, इट्स जनरेटर, इट्स फ्लोटिंग। अब यही डायग्राम आप याद रखनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जनरेटिंग पहले डिस्कस करते हैं जनरेटिंग है। ठीक है जी, लैगिंग कौन सा पावर फैक्टर है? लीडिंग पावर फैक्टर है। कौन सा है? लीडिंग पावर फैक्टर है। द करंट लीड्स द वोल्टेज, ठीक है जी, बाय अ सर्टेन एंगल, दिस इज पावर फैक्टर एंगल थीटा आई, याद रखिए क्या है? थीटा आई, पावर फैक्टर एंगल। अच्छा, एक बात डेल की मैंने बात की थी, आपको याद होगा अभी। व्हाट इज डेल? बुक के लिहाज से हम चलेंगे। डेल इज कॉल्ड एज अ पावर फैक्टर एंगल। क्या है जी? पावर फैक्टर एंगल। डेल का दूसरा नाम क्या है? डेल इज आल्सो कॉल्ड एज अ टॉर्क एंगल। ठीक है जी, बाज़ औक़ात एक किताब में गालिबन शायद ये भी था कि डेल इज आल्सो कॉल्ड एज अ लोड एंगल, क्योंकि इसके लिहाज से ईएफ और वीटी, द एंगल बिटवीन ईएफ, द फील्ड एक्साइटेशन, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द फील्ड वाइंडिंग्स। ठीक है जी, ईएफ और वीटी तो टर्मिनल वोल्टेज है लोड का, आउटपुट आ गया, ठीक हो गया। ये स्टेटर के अंदर फील्ड एक्साइटेशन होती है, ये स्टेटर के अंदर क्या होती है? फील्ड एक्साइटेशन, ई एक्साइटेशन या फील्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कह सकते हैं। तो जो बुक वाले ने कहा है उसके साथ चलें। ईएफ और वीटी के दरमियान जो एंगल है वो डेल है, वीटी और आई इसका हमेशा एंगल पावर फैक्टर एंगल थीटा आई। ये आई है, ये वीटी, तो ये कौन सा एंगल है? लीडिंग पावर फैक्टर केस हो रहा है। तो जनरेटिंग है, क्या है? जनरेटिंग है, यानी आउटपुट दे रहा है, जनरेटिंग है। सो डेल इज पॉजिटिव। डेल वाई, डेल इज पॉजिटिव, डेल इस वजह से पॉजिटिव है, याद रखिएगा कि ये जो ईएफ है एंगल, ये किसका है? आर्मेचर का है। आर्मेचर के अंदर फील्ड एक्साइटेशन होती है, ठीक है, नहीं जनरेटर में बता रहा हूं, मैं जनरेटिंग बता रहा हूं। ईएफ के अंदर फील्ड एक्साइटेशन होती है। it is leading the terminal voltage across the, sorry, it's leading the voltage VT by an angle पॉजिटिव है। EF लीड कर रहा है VT से, तो डेल पॉजिटिव है। ठीक है, ये बात एक नॉर्मल है। अच्छा, अब मोटरिंग पे चलते हैं। पहली बात कौन सी थी जी? पहली मोटरिंग थी, ए पे चलते हैं, ए मोटरिंग। अच्छा, मोटरिंग पे देखें। अच्छा, मोटरिंग पे देखें कि EF, जरा तवज्जो के साथ बात सुनिएगा, EF is lagging VT by an angle of del। अब यहां पे चूंकि EF के साथ EF लैग कर रहा है VT से, EF क्या कर रहा है? लैग कर रहा है VT से, तो डेल क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है। अच्छा, एक बात, दूसरी बात में जो गौर करने की है, डेल पॉजिटिव था, EF लीड कर रही थी, जनरेटर था। डेल नेगेटिव हुआ, ईएफ लैग कर रहा है वीटी से, तो क्या हो गया? मोटरिंग। तो मशीन एक ही है, मोटर भी काम कर सकती है, जनरेटर भी काम सकती है। डेल पॉजिटिव होगा तो जनरेटर, डेल नेगेटिव होगा तो मोटर। ठीक हो गया। अच्छा, एक तो ये आपने देखा इस लिहाज से, ये जो इसने टू पोल बनाया हुआ है, नॉर्थ और साउथ पोल रोटर के, जरा तवज्जो के साथ, नॉर्थ और साउथ पोल किसके हो गए? और रोटर के, रोटेटिंग। दिस इज द you can call as a stator field, rotating magnetic field of the stator। ये लिखा भी होगा उसने, rotating magnetic field of the stator with respect to stator। अब यहां पे क्या हो रहा है? ये पीछे रह रहा है
और वीटी लीड कर रही है, वीटी लीड कर रही है। और ये स्टेटर, ये देखें, ये रोटर वाला एक्सिस देखें, ये लीड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ। नॉर्थ यहां पे रह गया और ये वाला नॉर्थ किस एक्सिस पे आगे निकल गया, तो ये लैग कर रहा है, ईएफ लैग कर रहा है। अब इस पे देखिए जरा सा जनरेटर पे, यहां पे उल्टा काम है, यहां पे जो कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, अब इसका नॉर्थ देखिए और इसका नॉर्थ देखिए, अब ये पीछे रह गया, ये आगे निकल गया, डेल पॉजिटिव हो गया, दैट्स इट। अच्छा, इससे एक और बात भी समझ आती है, डायरेक्शन ऑफ इनपुट, वही पुरानी बात, मशीन कंसिडर करें और मैकेनिकल इनपुट देंगे तो आउटपुट इलेक्ट्रिकल आएगा, आउटपुट इलेक्ट्रिकल आएगा, डेल पॉजिटिव हो जाएगा, ईएफ लीड करेगी। ठीक हो गया। वही मशीन है, उसके अंदर आप क्या कर लें कि इनपुट इलेक्ट्रिकल दे दें, आउटपुट मैकेनिकल आ जाएगा सेटअप के साथ, और मैकेनिकल आया तो इसका मतलब ये हुआ कि ईएफ लीड कर गई, ईएफ लैग कर गई, डेल नेगेटिव हो गया। ठीक है। अच्छा, एक और आखिरी तरीके से इस तरह भी समझ जाए, वो कैसे? वीटी मोटर में इनपुट है, वीटी मोटर में क्या है? इनपुट। मशीन को इनपुट वीटी मिली, इनपुट वीटी मिली, सप्लाई मिली, और मशीन के अंदर स्टेटर के अंदर एक्साइटेशन हुई, ईएफ हुई। ये पहले था, ये इंडिपेंडेंट था, ये बेचारा डिपेंडेंट है इसका, तो ये क्या हुआ? ये लैग कर गया, मोटर एक्शन हो गया। ठीक है जी, इधर देखते हैं, इस जनरेटर एक्शन है, जनरेटर एक्शन में तो ये आउटपुट देता है भाई, ये क्या है? डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है किसका? इसका। ये पहले पैदा हुआ जनरेटर के थ्रू, उसके बाद वीटी पैदा हुई, तो ये लीड कर गया, ये लैग कर गया, वो हो गया अपना जनरेटिंग एक्शन। अब नो लोड इज फ्लोटिंग, नो लोड इज फ्लोटिंग, तो मशीन इज द मशीन इज नाइदर एक्टिंग एज अ मोटर नॉर इट एक्टिंग एज अ जनरेटर। ना ये मोटर एक्ट करती है, ना ये जनरेटर एक्ट करती है। तो आप ये देख सकते हैं कि दे आर इन लाइन, ऐसे होता नहीं है। हम आगे सिंक्रोनस मोटर में पढ़ेंगे नो लोड बिहेवियर, और इंडक्शन मशीन में भी पढ़ेंगे नो लोड बिहेवियर। तो जहां पे सिर्फ ये देख लें कि इनलाइनमेंट देख लें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की और रोटर की, विदाउट लोड है, इसलिए नो लोड कहा गया है। चूंकि नो लोड है, ना वीएफ का कुछ एंगल है, ना वीटी का, ईएफ का कुछ एंगल है, ना वीटी का, तो आपस में देख लो आप, डेल क्या हो गया? 0। बस ये बात इसको नोट कर लें। अच्छा, आगे देखें जरा सा। अब आया फेजर डायग्राम ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर, जो हमने डिस्कस किया डिटेल में, वो यहां पर आ गई, वही डायग्राम है। प्राइम मूवर मैकेनिकल देते हैं, उससे इंड्यूस्ड ईएमएफ स्टेटर के अंदर बनती है, ईएफ उसे कहते हैं। उसके आगे एक्सेस है, यहाँ पे आर चूंकि छोटा था इग्नोर कर दिया था, आईए पैदा हुआ, आईए से टर्मिनल वोल्टेज वीटी अक्रॉस द लोड साइड हुई। इसका मतलब ये हुआ कि ईएफ इनपुट हुआ और जनरेटर में वीटी आउटपुट हुआ। मोटर में आ जाए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? वीटी दे देंगे और आउटपुट क्या आ जाएगा? ईएफ आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। बस ये बात याद रखिएगा। अब यही डायग्राम जरा गौर से देखें, लैगिंग पावर फैक्टर है, ईएफ लीड कर रहा है, डेल पॉजिटिव हो जाएगा, जनरेटर है, आईए क्या हो जाएगा? लैग कर रहा है, थीटा आई बना रहा है वीटी के साथ, डेल जो एंगल है वो बना रहा है वीटी और ईएफ, ये आपस में बना रहे हैं। ठीक है जी। बाकी हम ये चीजें जो नोट्स में हमने आपके साथ डिस्कस अभी की है, इसको फिलहाल छोड़ दें या देख लेते हैं तो कंसिडर कर लेते हैं कि ईएफ इज द फील्ड एक्साइटेशन ऑफ द स्टेटर, दैट इज इक्वल टू एनएस नंबर ऑफ द टर्न्स ऑफ द स्टेटर। गालबन ये एनएस आर द, I think so these are the, NS is the synchronous speed, sorry NS is the synchronous speed, ये speed है हमारे पास, रेटेड स्पीड, कितनी स्पीड वो घूम रहा है। फाई एफ, उसके अंदर जो फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है फील्ड एक्साइटेशन की वजह से, के एफ इज द कांस्टेंट, के एफ इज द कांस्टेंट। ठीक हो गया। फाई एफ इज द फ्लक्स पर मैग्नेट पोल, NS इज द सिंक्रोनस स्पीड। और आगे हम देखें, ये हो गया फाई। अब इसको 9-2 इक्वेशन कौन सी होगी? 9-2। इसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये भी लिख सकते हैं कि EF इज इक्वल टू NS। फाई को किस तरह लिख सकते हैं? NS फाई F था ना, तो F इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू F बाय S, F बाय S, S इज द रिलेक्टेंस या इटैलिक आर, बात एक ही है। तो F किसके बराबर था? NI, NF IF, S इंटू KF। ये हो गया पूरा। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 9-2, यू कैन राइट एज दिस वन। अच्छा, यहां पर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको तवज्जो के साथ सुनना। ये गलतियां करते हैं लड़के पेपर में भी, और फिर सर प्लस से माइनस, प्लस से माइनस होगा तो एक जनरेटर होगा तो वो मोटर बन जाएगा, माइनस से प्लस होगा फॉर एग्जांपल अगर है, अभी समझाते हैं हम आपको, तो क्या हो जाएगा? वो उसकी सारी थ्योरी उलट हो जाएगी। डायरेक्शन ऑफ पावर रिवर्स होगी, थ्योरी विल चेंज। डायरेक्शन ऑफ इनपुट विल चेंज, थ्योरी विल चेंज। प्लस से माइनस होगा, थ्योरी चेंज हो जाएगी। फेजर डायग्राम में
लीड से लैग होगा, थ्योरी चेंज हो जाएगी। डेल पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, थ्योरी चेंज हो जाएगी। तो बी केयरफुल विद दिस वन। तो सारी की सारी मशीन का बिहेवियर उल्टा हो जाता है और सारा क्वेश्चन क्रॉस हो जाएगा। अब तवज्जो के साथ हम बात को जरा आपको दोबारा समझाते हैं विद रेस्पेक्ट टू साइंस, ठीक है जी। EF इज इक्वल टू VT प्लस IAJ एक्सेस, वही इक्वेशन है। EF इज द इनपुट, EF इज इक्वल टू VT आउटपुट प्लस लॉस IAJ एक्सेस, बिल्कुल सही है, प्लस आ गया। याद रखिएगा ये कौन सी इक्वेशन हो गई, जनरेटर की। मैं फिर रिपीट करता हूं, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस लॉस, क्लियर हो गया। अब VT इज द आउटपुट, आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट माइनस लॉसेस, क्लियर हो गया। अब विद रिस्पेक्ट टू EF देखें तो VT के साथ क्या आना चाहिए, प्लस। यहां पर माइनस हो गया तो सारा का सारी इक्वेशन आपकी रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। सिंक्रोनस जनरेटर पावर इक्वेशन, ठीक है जी। इसको जरा हम पहले देखते हैं, फिर हम इसके बाद हम टॉर्क इक्वेशन और वो रिलेशन भी देखेंगे, और फिर उसके बाद हम आखिर में एग्जाम्पल 9.1 आपको कराएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको इक्वेशन बता दें। सिंक्रोनस जनरेटर में जो आउटपुट पावर होती है, ठीक है जी, आउटपुट पावर, सही है, आउटपुट पावर विद रेस्पेक्ट टू जनरेटर एक्शन, विद रेस्पेक्ट टू मोटर एक्शन। और वो बात वही जो भी मैंने की थी कि माइनस आ गया तो मोटर, प्लस आ गया तो जनरेटर। और ये सिंगल फेज एक्शन है, इसलिए यहां पे 3 नहीं लिखा हुआ। यहां पे हम 3 फेज जब करेंगे, याद रखिएगा 3 फेज, तो यहां पे क्या आएगा 3 VTEF साइन ऑफ डेल डिवाइडेड बाय एक्सेस, ठीक है। ये कैसी आती है इक्वेशन, ये आगे हमारे पास टॉपिक है उसमें आती है इक्वेशन। यहां पर हम इसको सिर्फ एलोबरेट कर लेते हैं समझाने के लिए। ये मोटर है, ये मोटर एक्शन है माइनस, फिलहाल जनरेटर को हम डिस्कस कर रहे हैं। सो P आउटपुट 3 फेज, मैं सिंगल फेज की बात नहीं कर, जनरेटर सिंक्रोनस है तो 3 फेज है, घर वाले 3 फेज है, तो इस वजह से मैं 3 फेज के लिहाज से चल रहा हूं। 3 VT प्लस प्लस 3 VT इज अ टर्मिनल वोल्टेज क्रॉस लोड साइड। EF 3 VTEF साइन ऑफ डेल, डेल क्या था अभी मैंने बताया, पावर एंगल। इसका दूसरा नाम क्या है, टॉर्क एंगल, समटाइम्स लोड एंगल, समटाइम्स लोड एंगल, ठीक है जी। और लोड एंगल डेल, डेल 90 पे चला गया, साइन ऑफ 90 इज मैक्सिमम, P आउटपुट विल बी मैक्सिमम, साइन ऑफ 0 इज 0, द होल आउटपुट विल बी 0। इस बात को याद रखिएगा। और डेल कौन सा एंगल था अभी बताया है, VT और EF के दरमियान, ये दोनों इन लाइन हो गई तो नो लोड हो गया, ना इधर मोटर ना जनरेटर। अच्छा ठीक है, ये पॉजिटिव में चला गया जनरेटर, ये नेगेटिव में चला गया तो मोटर, बस। और ये 3 VTEF साइन ऑफ डेल डिवाइडेड बाय एक्सेस, सिंक्रोनस रिएक्टेंस भी या स्टेटर की टोटल रिएक्टेंस आ गई हमारे पास, ठीक है। अच्छा एक मिनट जरा सा इस चीज को भी जरा मैं क्लियर कर लूं। सिंक्रोनस रिएक्टेंस भी है, नाम कह सकते हैं इसको, बिल्कुल। तो सिंक्रोनस रिएक्टेंस से चलते हैं, ठीक है। ऑथर ने इस तरह चलाया है तो सिंक्रोनस रिएक्टेंस, क्योंकि जनरेटर का नाम ही सिंक्रोनस है, इस वजह से सिंक्रोनस है। एस से स्टेटर भी बनता है, ठीक है। और वो गलत कहना गलत भी नहीं है, ठीक है। लेकिन ऑथर ने इसको सिंक्रोनस रिएक्टेंस के साथ चलाया तो हम भी यही चलते हैं। तो आउटपुट पावर 3 फेज का क्या आएगा, 3 VTEF डिवाइडेड बाय एक्सेस साइन ऑफ डेल, ठीक है। इस न्यूमेरिकल को फिलहाल छोड़ते हैं, इसको हम सेपरेट करेंगे इंशाल्लाह। इसको छोड़ दें फिलहाल, ये टॉपिक सिलेंट पोल जनरेटर्स को अलग इक्वेशन डिराइव की हुई है उसने, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं। अच्छा यहाँ पर जो है वो ये एक कर्व है, रिलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये कर्व और ये रिलेशन हमारे पास चलेगी आगे, उसके अंदर भी, मोटर के अंदर भी फिर यही रिलेशन आगे आती है 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर भी, चाहे वो जनरेटर काम करे। तो ये आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, plot of the electrical power output for a representative synchronous machine showing a smooth transition from motor action to generation action। देखो वही बात मैंने भी की थी कि मशीन है, इधर देखें 0 पे मैं डॉटेड लाइन लगाता हूँ, यहाँ से सीधा देखें ऊपर, ये इस पॉइंट पे क्या बिहेवियर है, कुछ भी नहीं। ये लाइन इधर से आती है और ये लाइन इधर जा रही है, ये लाइन इधर जा रही है। नीदर मशीन इज अ मोटर नॉर अ जनरेटर। तो यहाँ पे जहाँ पे पॉइंटर रुका हुआ है मेरा माउस का, यहाँ पे कोई बिहेवियर नहीं है इस वक्त। तो ये क्या है 0 पे, तो ये कह रहा है कि फ्रॉम मोटर टू जनरेटर, तो इसका मतलब है इधर होगा तो मोटर का सारा रीजन है, मोटरिंग है, और इधर हो रहा है तो जनरेटिंग है, ठीक है जी। एक बात ये समझ आ गई। तो ये क्या हो गया, नो लोड। ये क्या हो गया,
नो लोड और नो लोड पे डेल क्या होता है, जीरो, और उस पर कोई भी लोड नहीं होता, ना मोटर होती है ना जनरेटर होता है। जीरो से इस तरफ चला गया, फॉर एग्जांपल इस रीजन में चला गया तो जनरेटर मशीन काम करेगी, इधर चला गया तो मोटर काम करेगी। ये बात वेरी क्लैरिफाई है, ठीक है जी, इसमें कोई भी शक शुबा नहीं है। अब अगली चीज देखते हैं, पावर एंगल, इलेक्ट्रिकल डिग्रीज। पावर एंगल क्या था, डेल, अभी मैंने बताया डेल वाज जीरो, सो नो लोड। डेल इज पॉजिटिव, इधर देखें ये पॉजिटिव में जा रहा है, डेल बढ़ता जा रहा है, व्हेन डेल इज पॉजिटिव हमने कहा था इट विल एक्ट एज अ जनरेटर। यहां पे देखें डेल नेगेटिव में जा रहा है, व्हेन डेल इज नेगेटिव इट विल एक्ट एज अ मोटर, तो क्या यहाँ पे मोटरिंग हो रही है, गुड। अब एक और बात चीज से समझाते हैं मजीद, दैट इज पावर आउटपुट मेगावाट्स, ठीक है जी, इन मेगावाट, 0.5 भी मत जाए, 7 मेगावाट है, 7 मेगावाट है। अच्छा, पावर आउटपुट इज पॉजिटिव, जनरेटर स्ट्रेट अवे। पावर आउटपुट इज नेगेटिव, ये देख लें, -3 VT था तो माइनस था, तो यहाँ पे माइनस लगाया हुआ उन्होंने, व्हेन पावर आउटपुट इज नेगेटिव, मोटर, ठीक है जी। दूसरी तरीके से समझा दिया। एक और तरीका है, वो क्या, डेल भी नेगेटिव हो, जब डेल नेगेटिव होगा तो ऑटोमेटिकली आउटपुट नेगेटिव होगा, मोटर होगा। जब डेल पॉजिटिव हुआ, आउटपुट पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, जनरेटर। बस दैट्स इट, इतना याद रखें। और ये उसका पूरा का पूरा रीजन है, ये पूरा का पूरा रीजन स्लिप बिहेवियर है पूरा इसका। ये कैसे आता है ये आगे हम मशीन में पढ़ेंगे तो आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। फिलहाल इसको छोड़ दें। जनरेटर लोडिंग एंड काउंटर टॉर्क, जब भी अच्छा जी, यहां पे भी एक टॉपिक क्लियर कर दूं 9.4 में, वो क्या, सिंक्रोनस जनरेटर है तो हमें पता है उस पर एक डोमेस्टिक लोड भी होता है, उस पर कमर्शियल लोड भी होता है। जनरेटर जो बड़े हमारे पास ग्रिड के स्टेशन होती है ना, और उस पर हमारे पास कौन सा लोड होता है, इंडस्ट्रियल लोड भी होता है, फार्म भी होता है, म्यूनिसिपल, ये सारे। तो 3 चीजें होती हैं, याद रखिएगा। एक होती है लोड टॉर्क, जब लोड अप्लाई होता है जनरेटर पे तो लोड अपना काउंटर टॉर्क पैदा करता है जनरेटर के रोटर पे, उसे कहते हैं लोड टॉर्क, ठीक है जी। मैं कहता हूं इसको काउंटर टॉर्क, यहाँ पे ऑथर ने इसको क्या लिखा हुआ है, लफ्ज काउंटर टॉर्क, ठीक है जी। चलो मैं इसको लफ्ज इस्तेमाल करता हूं समझाने के लिए, लोड टॉर्क, ठीक है। या लोड टॉर्क, काउंटर टॉर्क ना भी कहूं तो चलो इसको मैं दूसरी तरफ से समझाता हूं। लोड टॉर्क वो हो गया, ठीक है। अब जनरेटर अपना टॉर्क जो पैदा करता है सिंक्रोनाइजेशन के लिए, उसे कहते हैं डेवलप टॉर्क, उसे क्या कहते हैं, डेवलप टॉर्क। सो एक हो गया डेवलप टॉर्क, एक हो गया लोड टॉर्क, ठीक है जी। अब 3 केसेस हैं इसके अंदर, यहां पे जल्दी बताया हुआ है, ठीक है जी, लेकिन मैं आसानी से समझाता हूं। जब लोड टॉर्क ग्रेटर होगा डेवलप टॉर्क से, इसका मतलब है लोड टॉर्क कब ग्रेटर होगा, जब लोड की रेटिंग आप बढ़ाते जाओ तो लोड टॉर्क बढ़ेगा, लोड टॉर्क बढ़ेगा तो डेवलप टॉर्क कम हो गया। जब लोड टॉर्क ज्यादा होगा डेवलप टॉर्क से तो मशीन डी एक्सेलरेट करेगी, पहली बात। अगला केस, जब डेवलप टॉर्क ज्यादा हो जाएगा लोड टॉर्क से, यानी कि प्राइम मूवर का इनपुट मैकेनिकल इंक्रीज हो गया, तो उसका मतलब मशीन का डेवलप टॉर्क अपना बढ़ गया। अब डेवलप टॉर्क ग्रेटर देन लोड टॉर्क हो गया, मशीन विल एक्सेलरेट, रोटर की स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। 2 केस। तीसरा सिंक्रोनाइजेशन केस, सिंक्रोनाइजेशन 100% हो रही है, ठीक है, उसमें डेवलप टॉर्क और लोड टॉर्क इक्वल है, द मशीन रन्स एट रेटेड स्पीड। तो बस इस 3 केसेस को याद रखिएगा, दे कैन बी आस्क्ड, ठीक है जी। आगे है लोड, पावर फैक्टर एंड द प्राइम मूवर, ये मैंने इसके अंदर थोड़ा समझा दिया है, सारी बातें इसके अंदर समझ आ गई हैं, आप सिर्फ पढ़ लें, यू विल इंक्रीज। हमने यूनिटी का भी देखा है, लैगिंग भी देखा है और लीडिंग का भी देखा है। ये 3 केसेस हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। इससे आगे पैरेललिंग से पहले यहाँ पर एक हमारे पास आर्टिकल आई थिंक सो मिसिंग है, इसमें वो था हमारे पास, वो मेरे ख्याल में मोटर में आएगा कि पावर इक्वेशन कैसे डिराइव करते हैं, ठीक है, वो हम वहाँ पे स्टडी कर लेंगे, ठीक है जी। पावर इक्वेशन ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर, यहाँ पे आर्टिकल रह गया ये वाला, एग्जाम्पल 9.1, ये इस लेक्चर में हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। जरा इसको गौर से सुनिएगा, इस एग्जाम्पल को, इसकी वजह से आपके पास जो हमारे पास एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है वो आसान हो जाएंगे। एग्जाम्पल को सुनना बहुत जरूरी है। अ सर्टेन 3 फेज, इस पे पहले गौर कीजिएगा, इसका मतलब है आउटपुट 3 फेज है, पहली बात। 460 वोल्ट लाइन की वोल्टेज है, 460 लाइन है, याद रखिएगा लाइन है, लाइन 2 पोल,
P इज इक्वल टू 2, फ्रीक्वेंसी f 60 हर्ट्ज, y कनेक्टेड, ये भी एक याद रखिएगा। y क्यों याद रखना है? y के अंदर जो प्रॉपर्टी है कि लाइन और फेज उल्टे होते हैं, पहली बात, और करंट सेम होती है। क्योंकि वोल्टेज ये लाइन है, फेज में जब लेंगे कन्वर्ट तो फेज में ही करेंगे ना, फेज में जब कन्वर्ट करेंगे तो √3 के वो जो प्रोसेस होता है वो पूरा साफ इस्तेमाल होगा। सिंक्रोनस अल्टरनेटर जनरेटर है विद सिंक्रोनस रिएक्टेंस XS कितनी है? 1.26 ओम पर फेज, ठीक है। इस कनेक्टेड टू इनफिनाइट बस क्या चीज होती है, हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। द पावर एंगल डेल अभी बताया है। व्हेन सप्लाइंग का मतलब है आउटपुट दे रहा है कितना, 112 किलोवाट, ये आउटपुट है टू द बस, आउटपुट में दे रहा है। याद रखिए P आउट है, ये P आउट है। इज ये क्या है? पावर एंगल। डेल कितना है? पॉजिटिव है 25 डिग्री, तो आउटपुट क्या होगा? जनरेटर होगा। जनरेटर नेग्लेक्टिंग लॉसेस डिटरमिन टरबाइन टॉर्क सप्लाई टू द अल्टरनेटर। टरबाइन टॉर्क सप्लाई टू द अल्टरनेटर, यानी कि ये कह रहा है कि जो हमारे पास डेवलप टॉर्क है, ये डेवलप टॉर्क के टरबाइन टॉर्क के बारे में पूछ रहा है कि वो कितनी है, ठीक है जी। अब याद रखिएगा ये जो टरबाइन टॉर्क होती है जनरेटर के केस में, ये एज अ इनपुट होती है, पीछे मैकेनिकल टॉर्क है। ये क्यों मैकेनिकल टॉर्क है? क्योंकि टरबाइन मूव करेगा तो रोटर भी मैकेनिकल है, वही मूव करेगा। रोटर मूव करेगा तो फिर हम एक्साइटेशन देते हैं, तो उससे जो आउटपुट आता है इलेक्ट्रिकल आता है, और जो डेवलप टॉर्क होगी वो भी इलेक्ट्रिकल होगी। लेकिन ये जो पीछे जो टॉर्क है दैट इज, इसकी जो टॉर्क की बात कर रहा है ये मैकेनिकल है। ये क्या है? मैकेनिकल है, क्योंकि ये टॉर्क सप्लाई होगी तो क्या होता है, रोटर को ये टॉर्क मिलेगी। एक्साइटेशन वोल्टेज EF की बात कर रहा है। इक्वेशन वही हमारे ज़हन में याद रखें। एक्टिव एंड रिएक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ एपरेंट पावर S को कहते हैं, S को कहता है इस जनरेटर का P भी निकालो, इस जनरेटर का Q भी निकालो, रिएक्टिव पावर। आगे कहता है पावर फैक्टर θi, जो हमने आपको बताया था वोल्टेज और करंट का था। नेग्लेक्टिंग सैचुरेशन, ये इसको छोड़ दें, बस E को छोड़ दें। आखिर में क्या कहता है? डिटरमिनिंग द टरबाइन स्पीड। टरबाइन स्पीड, ये देखें जरा तवज्जो के साथ बात सुनिएगा। टरबाइन स्पीड, टरबाइन किस रेवोल्यूशन से घूम रहा है, टरबाइन किस से कपल होता है? रोटर से। तो टरबाइन की क्या स्पीड होगी जो रोटर की आएगी? तो रोटर की स्पीड कैसे निकालेंगे जिसपे स्टेटर मूव कर रहा है? क्योंकि सिंक्रोनस है, ये इस लॉजिक से आएगी, डायरेक्ट नहीं निकल सकती, याद रखिएगा। और ये क्या है? टरबाइन टॉर्क जो मैकेनिकल है। अब ठीक है जी, यहां से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब सबसे पहले मैं कहता हूं कि आसान ये है कि सबसे पहले टरबाइन की स्पीड भी जाते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं। टरबाइन की स्पीड अभी मैंने कहा कैसे निकलेगी? जो टरबाइन की स्पीड वही होगी जो रोटर की स्पीड होगी। रोटर की कौन सी स्पीड होगी? जो सिंक्रोनाइजेशन में स्टेटर की है, तो स्टेटर की स्पीड निकलेगी तो रोटर की निकलेगी, रोटर की निकलेगी टरबाइन स्पीड निकल जाएगी। वो क्या है? रोटर स्टेटर की स्पीड रोटेटिंग NS इज इक्वल टू 120 F/P। F कितना है आपके पास? 60 है, 50 है, जो भी पुट कर लें, डिवाइडेड बाय P इज 2, आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये तो काम आपका यहीं पे खत्म हो गया। सबसे पहले इसको निकालना है हम लोगों ने इंशाल्लाह, जब भी क्वेश्चन आए ये आसानी से निकल जाता है और इसकी जरूरत बार बार पड़ती है। आगे है टरबाइन टॉर्क, याद रखिएगा मैकेनिकल टॉर्क पूछ रहा है, और टरबाइन टॉर्क जब भी निकालेंगे याद रखिएगा इस फार्मूले को आपने टिप्स पे याद रखना है। ये फार्मूला मोटर में भी चलता है, ये फार्मूला इंडक्शन में भी चलेगा, हर जगह बार बार, और इवन बास केसेस में डीसी में भी आपके पास चल सकता है। आई रिमेंबर, ये चलेगा आगे। तो इस फार्मूले को आपने हमेशा याद रखना है कि मैकेनिकल आउटपुट इन हॉर्स पावर। आउटपुट किस में होता है? मैकेनिकल हॉर्स पावर, HP इज इक्वल टू टरबाइन टॉर्क T मैकेनिकल, TM भी लिखें तो भी गलत नहीं है, यहाँ पर T लिखें तो भी, N इज द स्पीड जो आप निकालेंगे, डिवाइडेड बाय 52 इज अ कांस्टेंट फैक्टर। ये कैसे आया है? जैसे 1 घंटे के अंदर आपसे पूछा जाए कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, तो 3600 सेकंड हो जाएंगे। तो वो क्या है? कांस्टेंट है। तो ये भी 52 वही MKS सिस्टम, FPS सिस्टम, और इस सिस्टम्स की कन्वर्जन का ये कांस्टेंट है 5252, इसको रिमेंबर रखना है। सो टॉर्क का फार्मूला T इज इक्वल टू HP मैकेनिकल आउटपुट into 5 एन अभी हमने निकाल दिया पीछे, अभी आपको मैंने बताया था 120 F/P 3600 वहां से आएगा। सबसे पहले उसको निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, आउटपुट क्या बताया था आपको? इलेक्ट्रिकल 112,000 यानी कि 112 किलोवाट। बट याद रखिएगा कि जनरेटर का जो आउटपुट होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिकल है, ठीक है जी, याद रखिएगा इलेक्ट्रिकल है, बार बार बता रहा हूं इलेक्ट्रिकल है। व्हाट इज दिस? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है हॉर्स पावर इज द मैकेनिकल, इट्स मैकेनिकल। सो व्हाट विल यू डू?
आप मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करें, वो कैसे? 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट्स। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट एंड 1 वॉट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 746 हॉर्स पावर हो जाएगी, 1 डिवाइडेड बाय 746। ठीक है जी, अब हम आपको समझाते हैं। ये हो गया T इज इक्वल टू HP into 5 to 5 and N is 3600, no doubt about it। 5 to 5 2 सेम हो गया, पीछे क्या बच गया? HP 112 डिवाइडेड बाय 746, ये पुट कर लेंगे, आपके पास 219 पाउंड फीट आ जाएगा। बस ये मुश्किल चीज थी इसके अंदर जो परेशानी की थी। यहां पर इक्वेशन लगाएंगे, इसके भी आगे कंपोनेंट्स निकालेंगे, ये बहुत आसान है। आगे हम देखते हैं। सबसे पहले मैंने कहा था ना, वो स्टार वाली बात की थी, VT इज इक्वल टू 460 डिवाइडेड बाय √3, इसको फेज में ले आएंगे। ठीक है, आउटपुट पावर जनरेटर की क्या होती है? हमेशा 3 के साथ, 3 फेज है, 3 इंटू पॉजिटिव है, VT/EF डिवाइडेड बाय एक्सेस साइन ऑफ डेल। इसमें क्या चीज हमारे पास अननोन है? आउटपुट पता है, VT पता है, एक्सेस पता है, डेल 25 पता है, ये नहीं पता, ये निकाल लेंगे 419। ये आ गई। पीछे क्या बचा जो हमें परेशान करेगा, जो निकालना है? वो पूछ रहा है PQ एपरेंट के, और एपरेंट में होती है हमेशा 3 VT/IA स्टैरिक। तो IA मतलब करंट पूछ रहा है, तो करंट क्या होगा? आर्मेचर का करंट मांग रहा है, तो आर्मेचर का करंट और तो किसी तरीके से नहीं निकल सकता फिलहाल। वो EF को इक्वेशन लिखो, जो जनरेटर की कौन सी इक्वेशन होती है, जिसे कहते हैं फेजर इक्वेशन। ये फेजर इक्वेशन है जनरेटर की। EF इज इक्वल टू VT प्लस, यहाँ पे प्लस जनरेटर प्लस IAJ एक्सेस, उस तरफ ले जाए तो VT इज इक्वल टू EF माइनस IAJ एक्सेस। इसमें सारा पुट कर लें हम वैल्यूज, और आइए हम निकाल लेंगे -32 का एंगल आ जाएगा, 167.279 गेस का क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसको हम करेंगे स्टैरिक। जब स्टैरिक करेंगे तो ये तो सेम रहेगा और ये आ जाएगा प्लस, क्योंकि हमें चाहिए S, और S कैसे निकलेगा? 3 इंटू VT/IA स्टैरिक कॉन्जुगेट से निकलेगा। VT पता है, IA पता है, 3 भी पुट कर लें, आपके पास ये आ गया S। अब S को पोलर टू रेक्टेंगुलर कन्वर्ट करें तो एक आ जाएगा P प्लस JQ। P तो सेम आ गया, इसका मतलब क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, 112 है किलोवाट, और ये गिवन भी है, प्लस JQ। Q क्या आ गया? रिएक्टिव पावर, उसको कन्वर्ट करें 72.2 kVAR लैगिंग, क्योंकि लोड जो है वो आपका नॉर्मली जो जनरेटर का लोड होता है वो क्या, तो लैगिंग होता है। अब रह गया पावर फैक्टर, करंट के साथ आएगा। करंट के साथ क्या है? -32। कॉस के साथ माइनस लिखो या प्लस लिखो, आंसर सेम आएगा। पावर फैक्टर कॉस ऑफ थीटा 0.84 लैगिंग, ये भी आ गया। उसको छोड़ दें बाकी, और ये आपके पास दोबारा 3600 आ जाएगा। तो यहां पर हम स्टॉप कर लेते हैं इंशाल्लाह, और ये फिलहाल हम इक्वेशन को याद रख लें। ये वाली इक्वेशन है जनरेटर की। ठीक है जी, ये इक्वेशन सिंक्रोनस मोटर के अंदर रिपीट होगी, जहां पर हमारे पास डायग्राम पूरी कंप्लीट बनी हुई है, और उस डायग्राम में हम बार बार निकालेंगे कि ये इक्वेशन कैसे आई है मोटर में। वहां पे माइनस आ जाएगा तो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारा कॉन्सेप्ट मोटर में चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस हुआ है, हम वहां पे इस टॉपिक को उसके लिए छोड़ देते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे स्टॉप करते हैं इंशाल्लाह, और फिर नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा होगा इंशाल्लाह वो होगा आर्मेचर रिएक्शन।